about two important judgments. Like the first is about Prashant Bhushan, advocate Prashant Bhushan. It was a much talked about case. In regard, we had so much publicity was given to it. If we see what happened in this case, if we see what are the facts related to this case, then we will find that in the Supreme Court initiated a contempt proceedings against advocate Prashant Bhushan because of his tweets. He posted two tweets, okay, that about Supreme Court, about how cases are dealt in Supreme Court. So advocate Prashant Bhushan, basically he posted two tweets on social media platform. Okay, one was regarding the Chief Justice of India, former Chief Justice of India, that is your Bobde. He was on a motorcycle, on an expensive motorcycle, and on that he tweeted certain tweets. And there were one more tweet that was in regard to the functioning of the Supreme. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की. नाउ व्हाट इज सुओ मोटो, मतलब उनके पास कोई ये केस लेके नहीं गया, उन्होंने खुद ने ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएटली खुद ने ये केस लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरीके से जो उन्होंने ये सब ट्वीट्स किए, इट इज इन रिगार्ड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो महक महेश्वरी है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. ही वाज महक महेश्वरी रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट अनुज सक्सेना. उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट भूषण, अगेंस्ट प्रशांत भूषण, ठीक है, एंड ट्विटर इंडिया, कि भाई जो कोर्ट है, जो उन्हें रिक्वेस्ट किया था द कोर्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फॉर द ट्वीट, ठीक है. देन ही वाज सेइंग दैट इट इंस्पायर्ड अ फीलिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि भाई इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में इफ यू आर ट्वीटिंग लाइक दीज थिंग्स, तो इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आप लोगों में ये करने की कोशिश कर रहे हो दैट देयर इज नो कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और दे आर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, ठीक है. और इसीलिए कोर्ट ने ये सब चीजें सोचते हुए उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है एडवोकेट प्रशांत भूषण के अगेंस्ट इनिशिएट. देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड नाउ, ठीक है. बेंच ने, जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने क्या व्यू लिया इसका, उन्होंने व्यू लिया कि ये जो स्टेटमेंट्स लाए गए हैं brought before the administration of justice, ठीक है, वो इनकी इतनी कैपेबिलिटी है, उन ट्वीट्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ना, व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम देखें, ठीक है, बार बार हम समझ रहे हैं, बार बार हम देख रहे हैं कि देयर इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बार बार हम बोल रहे हैं कि ऐसा आपने, ऐसा उन्होंने ट्वीट्स में लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में. कंटेम्प्ट क्या है, जहां इट इज समथिंग जहां पे आप कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द कोर्ट, यू आर हैविंग नो कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट, ठीक है. आप कोर्ट में जाके जज के लिए कुछ बोल दो, दैट विल आल्सो अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हो, आप वहां पे जाके आपका फोन बजने लगे या आप जोर जोर से कोर्ट रूम के अंदर ही फोन पे बात करने लगो, दैट विल आल्सो अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. रिसेंटली जब मैंने आप लोगों को जूही चावला का केस बताया था, जो 5G का केस था, उस प्रोसीडिंग के बीच में क्या हुआ, अभी तो कोर्ट एक्चुअल में चल नहीं रहा, इट इज जस्ट एन ऑनलाइन हियरिंग. तो उस केस में क्या हुआ था, उस केस में क्या हुआ था कि जूही चावला ने जो लिंक था, अपने प्रोसीडिंग का, वो शेयर कर दिया था ट्विटर पे, ठीक है. और उसकी वजह से काफी लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स ज्वाइन कर ली थी, एंड सम ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स इन बिटवीन दी प्रोसीडिंग्स, तो दैट अमाउंटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है. ऐसा कोई भी काम जिससे आप डिसरिगार्ड कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, आप इज्जत नहीं कर रहे हो, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट की, तो कोर्ट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उनके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं. और यही हुआ यहाँ पे. नाउ इन दिस रिगार्ड, ठीक है, नोटिस इशू हुआ प्रशांत भूषण को, ठीक है, एंड टू द अटॉर्नी, टू द, कि भाई उन्होंने जो भी ट्वीट किए दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आई होप अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोगों को क्लियर है कि उसका मतलब क्या हो, ठीक है.
प्रशांत भूषण ने एक रिट पिटिशन फाइल की, ठीक है, क्योंकि उनके जब ये केस अगेंस्ट केस आया कि देयर इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एवरीथिंग, तो उसके रिस्पॉन्स में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक रिट पिटिशन फाइल की एंड इन दैट दे ही वाज रिक्वेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि भाई दैट दी टू रिकॉल द कंटेम्प्ट नोटिस, ठीक है, आप देखें, आप समझे। और उन्होंने क्या बोला कि मैं जो बात कह रहा था, ठीक है, जो भी कर रहा था, इट वाज अ फ्री स्पीच, मैंने अपनी बात कही थी, आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ, ठीक है। एंड ही ऑल्सो सेड जो ओरिजिनल आपकी पिटिशन थी, ठीक है, he argued that the original petition had led to the Supreme Court taking suo motu cognizance, वो डिफेक्टिव थी, ठीक है, क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉज थे, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूल्स हैं, उससे वो अबाइड बाय नहीं कर रही थी, वो गलत है। और इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ, इसी के अगेंस्ट में प्रशांत भूषण ने रिट पिटीशन आपकी फाइल की। नाउ कोर्ट heard all the documents, all the arguments, ठीक है, उन्होंने सब समझा, ठीक है, ट्विटर इंडिया के अगेंस्ट भी केस हुआ था, वो भी सुना, सब कुछ सुना, ठीक है। तो और उसके बाद फाइनली उन्होंने क्या कहा, ठीक है, प्रशांत भूषण ने एक अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी फाइल किया और उसमें उन्होंने क्या बोला कि इफ आई रिट्रैक्ट अ स्टेटमेंट बिफोर दिस कोर्ट, ठीक है, जो अदरवाइज इट विल बी ट्रू, और ऑफर एन इनसिंसियर अपॉलजी, ठीक है, कोर्ट ने उन्हें क्या बोला कि आप माफी मांगिए करिए, लेकिन फिर भी प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। कोर्ट आस्क्ड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज एक्ट, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई इट इशूड ब्रीफ ऑर्डर सीकिंग भूषण टू अपोलोजाइज अनकंडीशनली, लेकिन उसके बदले में प्रशांत भूषण ने क्या बोला कि आई वोंट अपोलोजाइज, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक इनसिंसियर अपॉलॉजी, जब मैं बिलीव ही नहीं करता कि मैंने कुछ गलत बोला, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से माफी मांग भी लूंगा, तो दैट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ माय कंसाइंस एंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो गलत होगा, मैं नहीं मानता और मैं माफी नहीं मांगू। उसके बाद काफी प्रॉब्लम हुई थी, सोशल मीडिया पे भी काफी हुआ था कि ये गलत हो रहा है, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेफ्ट, आप किसी पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी पे भी सेडिशन का केस लगा देते हो एंड देन यू जस्ट ट्राई टू कि भाई आप वो बंदा चुप होके बैठ जाए, ना बोले, तो इस पे काफी चला। और इसलिए 31 अगस्त को फाइनली क्या हुआ, भूषण के ऊपर 1 रुपए का फाइन लगा, ठीक है, और ये कहा गया दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे दिस बिफोर 15 सितंबर, ठीक है, और भूषण वुड बी पनिश विद 3 months। उसमें वो बोला था कि अगर नॉन कंप्लायंस होता है, 1 रुपए का फाइन आप नहीं देते हो, तो ही विल बी पनिश्ड विद 3 months इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 3 साल की उन्हें प्रैक्टिस से डिबार कर दिया जाएगा। लेकिन भूषण ने, प्रशांत भूषण ने वो खत्म होने से पहले अपना जो फाइन था वो दे दिया था। तो ये उन्होंने करा, ठीक है, ये केस था। इस केस का हमें इतना याद रखना है कि प्रशांत भूषण थे, एडवोकेट थे, ठीक है, उनपे ये केस लगा था, ठीक है, उनपे ये केस लगा था, क्यों लगा था, उनके ट्वीट्स की वजह से, जो उन्होंने ट्वीट किए थे अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अबाउट द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनपे 1 रुपए का फाइन लगा था। सो दीज ऑल दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। आई होप इट इज क्लियर अप टिल नाउ। Now, the next case that we will be discussing today will be the Keshwanand Bharti case. Keshwanand Bharti versus State of Kerala. Now, this is also a very important case. In the last class, we discussed about the doctrine of basic structure. Basic structure doctrine में हमने discuss किया था, उसमें काफी सारे landmark cases हमने discuss किए थे, और उसमें से एक है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब केशवानंद भारती के केस में क्या हुआ था, इसमें केशवानंद जो थे, एक मठ के जो आपके प्रीस्ट हैं, वो मेन प्रीस्ट थे, उन्होंने चैलेंज किया था क्या, केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन इन 1970, ठीक है। उन्होंने क्यों इन्हें चैलेंज किया था, क्योंकि ये जो रूल्स थे, जो केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन जो रूल्स हैं, वो क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे मैनेजमेंट को पर,
ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी, कि वो चाहे तो खुद से इस प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकते। और इसी पे क्या था, ये जो लॉज थे, जो नए लैंड रिफॉर्म लॉज थे, उन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो केस था, इट वाज चैलेंज अंडर आर्टिकल 26 ऑल्सो। आर्टिकल 26 क्या है, इट इज रिलेटेड टू योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि हमारे पास पावर है, हमारे पास राइट है हमारा, कि हम इंस्टीट्यूट कर सकें एक टेम्पल, अपना जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी हम चीजें करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सब पावर राइट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इट इज डीलिंग, आर्टिकल 26 जो है डील्स विद दी that should have the right to manage the religious owned property without government interference, कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हम रिलीजियस अफेयर्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब पूरी, दिस वाज द लार्जेस्ट बेंच, अभी तक का सबसे लार्जेस्ट केस है। ठीक है, इसमें सबसे लंबा केस, ठीक है, केशवानंद भारती का सबसे बड़ा केस है और सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला केस। इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी थी, अभी तक किसी भी केस में पूरे 13 जजेस की बेंच नहीं बैठी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या उन्हें पूछना था, क्या इशू था, क्या क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट को डिटरमाइन करना था। ठीक है, वो ये था कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड। ठीक है, कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ी थी, तो उसमें हमने यही पढ़ा था और यही समझा था दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट कंप्राइजेस बेसिक स्ट्रक्चर, एंड व्हाट वी डेल्ट विद इज मोस्ट ऑफ इट वर कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आपके प्रियम्बल में, जैसे सॉवरेनिटी हो गया, सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, सेक्युलर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि क्या हम पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, अनलिमिटेड पावर। अभी आज की तारीख में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और आज की तारीख में जब हम आपका आपका अमेंडमेंट का पूरा पढ़ेंगे आर्टिकल 368 में, तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का। ठीक है, अमेंडमेंट की पावर है, उसके लिए उन्होंने कुछ बेसिक भी चीजें बता रखी है, जैसे कि वो क्या है कि इतनी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक फीचर्स को हम अमेंड नहीं कर सकते, वो सब। लेकिन जब ये क्वेश्चन पहली बार इस केस में कोर्ट के पास आया था, उस समय ऐसे कोई भी लॉज बने हुए नहीं थे, ये पहली बार गया था। और इसीलिए यहाँ पे बात हो रही थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनलिमिटेड वे में अमेंड कर सकते हैं। अगर सोचो ऐसा हो जाता, तो पार्लियामेंट चाहती तो रोज आपका चेंज कर सकती थी, रोज आपके फंडामेंटल राइट चेंज हो रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बट इस केस में ये चीज समझी गई। ठीक है, और ये भी समझा गया कि क्या पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है, अमेंड कर सकती है और कितना कर सकती है, पूरा बताया गया। और यहाँ पे सबसे पहले बात हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो यहाँ पे केशवानंद भारती ने, अगर हम पूरा पैच देखें तो चैलेंज क्या किया था, आपका 29th अमेंडमेंट। ठीक है, जहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे थे केरला गवर्नमेंट के अटेम्प्ट को, कि ये जो 2 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए हैं जिसपे वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है अपनी दखल अंदाजी कर रही है, जैसे जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और उसी के अगेंस्ट एक केस हुआ था। भारती ऑल्सो चैलेंज 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट जो है उनको भी चैलेंज किया था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बिफोर द कोर्ट वाज टू दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कितना कर सकते हैं, क्या हम फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकते हैं, क्या हम बेसिक फीचर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हैड टू डिसाइड ऑल ऑफ दिस। नाउ दिस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट जो था वो आपका आया था 24 अप्रैल 1973 में। ठीक है, एंड 7:6 की उसमें थी मेजोरिटी। ठीक है, यानी 7 लोग इस फेवर में थे कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर तो है अमेंड करने की, ठीक है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अब आपके बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है, सेक्युलरिज्म है, और ये सारे के सारे जो हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। एग्जॉस्टिव यानी आपने डिटरमाइन कर दिया कि ये सेट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके बाद हम एड ऑन नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कोई लिस्ट होती तो वो एग्जॉस्टिव कहते कि भाई अब पॉइंट्स डिटरमाइन कर दिए, इससे ज्यादा इसमें हम एड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लिस्ट है ये नॉट एग्जॉस्टिव है, यानी टाइम टू टाइम जैसे जैसे नीड अराइज होती है वैसे वैसे हम इस लिस्ट के अंदर चीजें एड ऑन करते जाते हैं, ठीक है। जैसे जुडिशियल रिव्यू हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुआ, ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये जो जुडिशियरी है ये रिस्पॉन्सिबल है टू डिसाइड कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करेगी और क्या चीज नहीं। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर है जुडिशरी के पास। वो डिटरमाइन करेगी कि क्या चीज आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में है और क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया है। ये जजमेंट कब आया, ये जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973 में, ठीक है। 7:6 इसकी मेजोरिटी थी। और मेन क्वेश्चन क्या था कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या नहीं, या फिर किस एक्सटेंट तक कर सकती है। आई होप ये बात क्लियर है कि पार्लियामेंट जो है वो बनाती है सारे लॉस। आपके पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर्स होती हैं एंड दे डिटरमाइन कि भाई कैसे है, क्या है आपका चल रहा है, ठीक है। लोकसभा डिस्कसेस अबाउट दैट, राज्यसभा डिस्कसेस अबाउट दैट, एंड देन फाइनली वो क्या होता है, बिल जो होता है पास होता है एंड उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उसकी असेंट आती है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। So this is the whole procedure by which parliament makes a particular law. Okay, so this judgment is very important, Keshwanand Bharti case. It is a landmark judgment, ठीक है, जो कब आया था आपका 24 अप्रैल 1973 में आया था, ठीक है। सो आप सबको ये सब चीजें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट केस इज SR Bommai versus Union of India. This is also one of the case which was part of your basic structure doctrine, ठीक है, जहाँ पे basic structure की बात की गई। अब अगर if we talk about the facts of this case, what all cases I am taking are landmark judgments, they will be important for you at any point of time, ठीक है। कभी भी कुछ भी, those who are also not part of law, for them also it is very important. Now in this SR Bommai जो थे, he was the chief minister, ठीक है। वो कर्नाटका जो है स्टेट, उसमें जनता दल गवर्नमेंट थी एंड SR Bommai was the chief minister of the जनता दल government in Karnataka. So here what happened, his government was dismissed. Okay, we know the emergency provisions, Article 352, 356, 360, these are the emergency provisions. Article 352 talks about your national emergency. 356 talks about the state emergency. And 360 talks about your financial emergency. Okay, so these are all the emergencies. Now here there an state emergency was imposed. Okay, under Article 356 of the Constitution, President imposed the state emergency. अब स्टेट इमरजेंसी कैसे इम्पोज की जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है तब जब अगर गवर्नर को लगे, ठीक है, कि स्टेट में ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस, ऐसी कंडीशंस हैं दैट स्टेट इज नॉट एबल टू रन ऑन इट्स ओन, और गवर्नर किसको कहता है, प्रेसिडेंट को कहता है, ठीक है। गवर्नर पूरा अपना प्रेसिडेंट को कहता है, प्रेसिडेंट को बताता है, ठीक है, कि ये सब कुछ हो गया है एंड एवरीथिंग, और उसके बाद जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट विल टेक द फाइनल कॉल ऑन दिस, ठीक है। और उसके बाद ही गवर्नर के फाइनल कॉल के बाद जो है वो यहाँ पे इम्पोज हो सकती है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज हो जाता है। नाउ
हियर व्हाट हैपेंड, जो बॉम्बे गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है वो लॉस्ट कर दी थी, वो चली गई थी, ठीक है। और इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी नहीं होने दिया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, एसआर बॉम्बे को ये मौका भी नहीं दिया कि वो अपनी मेजोरिटी जो है उसे प्रूव कर पाए, ठीक है, उसे अपनी प्रूव भी नहीं कर पाए। और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट रूल आना चाहिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज हो गई। सो एसआर बॉम्बे जो था वो अपने कोर्ट में गए, ठीक है, वेंट टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर्स डिसीजन, ठीक है, गवर्नर के डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में चले गए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कोर्ट में जाके कि गवर्नर ने मुझे एक मौका भी नहीं दिया कि मैं फ्लोर टेस्ट करा सकूं, अपनी मेजोरिटी जो है वो बता सकूं। Now what the Supreme Court did, Supreme Court struck down the decision of the governor, ठीक है, एंड क्लियरली लेड डाउन द कंडीशंस कि कब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है दे कैन डिसमिस, ठीक है, एंड ऑल्सो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। ऐसे ही नहीं किसी दिन उनके गवर्नर को लगेगा कि नहीं नहीं ये ढंग से काम नहीं हो रहा है, चीफ मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रहा और इसीलिए वो हटा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजंस हैं दीज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी उनको क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, देख सकती है, समझ सकती है कि ऐसा जरूरी है या नहीं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में, ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू इनके ऊपर इम्पोज होगा। और यही हुआ एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब मेनका गांधी जो थी वो एक जर्नलिस्ट थी, ठीक है, शी गॉट हर पासपोर्ट ऑन 1 जून 1976 एज पर द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। 2 जुलाई 1977 को क्या हुआ, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उन्होंने क्या बोला कि मेनका गांधी को अपना जो पासपोर्ट है शी नीड्स टू सरेंडर। सो petitioner was not even given the reason, ठीक है, मेनका गांधी was not even given the reason that why she needs to surrender her passport, okay, passport authority gave her passport on 1st June 1976 and on 2nd July 1977 passport office asked her to surrender her passport without giving her reason that why she needs to do that particular thing, ठीक है, why she needs to surrender her passport. Now, the petitioner, that is your Menka Gandhi, went to the Supreme Court, ठीक है, and saying that it is an assault on her right of personal liberty, ठीक है, कि एक assault है on her personal liberty, ठीक है, जो उसे आर्टिकल 21 से मिली हुई है, okay, that right to move abroad, वो उसका right to move abroad छीन रही थी, ठीक है, that she can't go out of India, ठीक है, उसका पासपोर्ट ले लिया था विदाउट गिविंग हर प्रॉपर रीजन दैट व्हाई शी नीड्स टू सरेंडर हर पासपोर्ट। और इसीलिए उन्होंने रिट फाइल की और उन्होंने बोला दैट इट इज एन असॉल्ट ऑन हर राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ये असॉल्ट। Now in this case, Supreme Court expanded the meaning of personal liberty. This was the first case जहां हमने आर्टिकल 21 को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझा। All of us know Article 21 is right to life and personal liberty. Okay, it is the smallest article. ठीक है, अगर हम उसको देखें एक लाइन का आर्टिकल है, but it has been given wide interpretation. ये बहुत लंबा इंटरप्रिटेशन है। और क्यों है, क्योंकि इसको जुडिशरी ने टाइम टू टाइम इवॉल्व किया है, इसे इंटरप्रेट किया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। और आज भी हम कितनी सारी चीजें राइट टू लिबर्टी में लेके वी एड ऑन अंडर दिस आर्टिकल। So this was the first case where judiciary took a broader aspect of Article 21. उन्होंने बहुत broader aspect में Article 21 समझा था। So, in this case, Supreme Court expanded the meaning that is given to the term personal liberty. Okay, we are talking about dignity and everything. यहाँ पे personal liberty. I should have the liberty to move out of India. Okay, I should have the liberty that no one is questioning me when I'm going out or when I'm coming back.
Okay, but because of this act of passport office, because of this particular act, that without giving her any valid reason, they just asked her to surrender her passport. So she said that it is an assault on my right of personal liberty, जो कि मुझे given है कहाँ, Article 21. Now the court also accepted in this particular case for the first time that right to travel abroad is very important. Okay, it is a very important component of right to liberty. Okay, and if this particular right is not granted, liberty is distorted. ये right जो है वो बहुत जरूरी है. Okay, so this particular judgment of the court, this increase the aspect, the meaning of article 21. ठीक है, कि हम जिस वे में आर्टिकल 21 को सिर्फ एक उस लाइन पे समझ रहे थे, बट इट गेव अ वेरी ब्रॉडर एस्पेक्ट टू इट. ओके, and this particular article basically serves the interest of the people at a larger extent. ठीक है, बहुत लार्जर एक्सटेंट में ये लोगों का क्या मीनिंग है, किस चीज से वो समझ रहे हैं, उसे समझते हैं. Now next case is a recent case, okay, about Satish Chandra Ahuja versus Neha Ahuja. The last three judgments which we discussed are the cases related to the basic structure doctrine, which we discussed in the last class. Okay, basic structure doctrine mein we understood that the basic structure of the constitution cannot be amended. In that particular doctrine, we understood that what all are the things that will be included under the basic structure of the constitution. Now, the recent case is of Satish Chandra Ahuja versus Neha Ahuja. Now, what happened in this particular case is that there was an appellant, the one who filed the case, Satish Chandra Ahuja. He was the father-in-law of Sneha Ahuja. ठीक है, तो appellant कौन है? Satish Chandra Ahuja, and respondent is Sneha Ahuja. ठीक है, so father-in-law filed a case against the daughter-in-law Sneha Ahuja. ठीक है, and what he said was that his son, that is Raveen Ahuja, or you can say the husband of Sneha Ahuja, ठीक है, और जो respondent है, got married in 1935. 1995 में दोनों की शादी हुई थी, स्नेहा की और रवीन की. ठीक है, they started living on the first floor of a house. ठीक है, जो अपीलेंट यानी उनके फादर इन लॉ ने खरीदा था, वो वहां पे रहने लगे. ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पे पेरेंट्स रह रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 28 नवंबर 2014, रवीन ने एक पिटीशन फाइल की फॉर डिवोर्स. ठीक है, कि एंड द ग्राउंड्स वर दैट ऑफ क्रूएल्टी. ठीक है, क्रूएल्टी के ग्राउंड पे की, दैट स्नेहा इज बीइंग क्रूएल टू हिम, और उसने इसलिए डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की. ठीक है, अब स्नेहा फाइल्ड अनदर पिटीशन ऑन 20 नवंबर. ठीक है, स्नेहा ने दूसरी पिटीशन फाइल की अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, और ये बोला कि दे आर डूइंग क्रूएल्टी विद हर. ठीक है, she said that they are very severely emotional and mental abuse by the respondent and pleaded the court for multiple release under the Domestic Violence Act. ठीक है, अब ट्रायल कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, यानी एक टाइम बीइंग ऑर्डर पास किया बिफोर इट इज एन ऑर्डर दैट इज पास बिफोर द फाइनल ऑर्डर. ठीक है, बीच में कि फॉर टाइम बीइंग जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, तो इट इज एन इंटरिम ऑर्डर. ठीक है, प्रिवेंटिंग द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम alienating her from the shared house. Now, why we are understanding this case? Here comes the actual point. ठीक है, because in this case, okay, the court elaborated the meaning of shared household. ठीक है, कि भाई वुमेन के पास भी राइट है टू शेयर हाउसहोल्ड. ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम ये केस समझ रहे हैं और इसके बारे में पढ़ रहे हैं. सो क्वेश्चन माइट कम, if a question comes related to shared household, then it will be your Satish Chandra Ahuja versus Neha Ahuja, or you, while we are understanding it, you can understand कि वो कैसे related questions आ सकते हैं. तो शेयर्ड हाउसहोल्ड के कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने समझाया था एक ब्रीफ पूरा
ब्रीफ में पूरा उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया था अबाउट द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड एंड द वुमेन कैन बी पार्ट ऑफ शेयर्ड हाउस। सो अब इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने क्या पास किया, उन्होंने कहा इंटरिम ऑर्डर पास किया प्रिवेंटिंग द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम एलिनेटिंग हर फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड, कि वो चाह के भी उसे उस घर से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी तक आई होप हमने समझा कि Raveen and Sneha were the couple. They were living together in a house that was bought by their father-in-law. ठीक है, father-in-law ने केस फाइल किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये सब हो। ठीक है, रवीन ने डिवोर्स का केस फाइल किया। ठीक है, स्नेहा ने उन पे केस फाइल किया अबाउट द क्रूएल्टी अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एंड फाइनली कोर्ट ने क्या कहा, दैट शी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस। Now, the appellant filed a separate suit for a mandatory and permanent injunction against Neha. Injunctions क्या होते हैं? Injunctions होते हैं, it is an act, it is an order passed by the court to do or to abstain from doing something. ठीक है, इंजंक्शन में आप क्या बोल रहे हो कि या तो आप ये पर्टिकुलर एक्ट करो या मत करो। ठीक है, या तो इस चीज को वहीं पे हम रोक दें या इस चीज को कंटिन्यू रहने दें। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, फादर इन लॉ ने जो केस फाइल किया, उन्होंने क्या मांग रहे थे कि अ मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन शुड बी ग्रांटेड। ठीक है, इंजंक्शंस जनरली काफी तरीके से होते हैं, जैसे एक टेम्पररी इंजंक्शन होता है जो कुछ समय के लिए हमने पास किया होता है। ठीक है, देन देयर आर मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन जो हमेशा के लिए फाइनल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या मांग रहे थे कि आप एक परमानेंट इंजंक्शन फाइल करो। ठीक है, कि भाई हम वी आर ओल्ड, ठीक है, आवर हेल्थ इज आल्सो नॉट गुड, और स्नेहा ने जो भी केसेस फाइल किए हैं, डॉटर इन लॉ ने जो भी केसेस फाइल किए हैं, वो गलत है अगेंस्ट द फैमिली, और वो चाहते हैं कि वो उसे उस घर से निकाल दे। ठीक है, दे वांट टू रिमूव स्नेहा फ्रॉम द हाउस ताकि वो पीसफुली रह सके। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा क्योंकि उस घर का सोल ओनर मैं हूँ। ठीक है, ठीक है, सो मेरे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उसे मेंटेन करूं, मैं स्नेहा को मेंटेन करूं, इसीलिए उसे निकाल दिया जाए। अब उसमें स्नेहा का रिप्लाई क्या आया, ठीक है, दैट शी स्टेटेड दैट द सेड हाउस इज अ शेयर्ड हाउस। ठीक है, और उसके पास ये राइट है। ठीक है, भले ही फादर इन लॉ इज द ओनर ऑफ द हाउस, बट दे लिव इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, और शेयर्ड हाउसहोल्ड में उसे भी रहने का पूरा राइट है। शी हैज एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, और स्नेहा ने कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने डिसीजन दिया अपीलेंट के फेवर में कि ठीक है, स्नेहा को हम वहां से निकाल देते हैं। ठीक है, आस्क्ड हर टू evict that particular house। लेकिन जब ये केस गया दिल्ली हाई कोर्ट के पास, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट सेट असाइड द डिग्री। ठीक है, और जो ट्रायल कोर्ट ने जो भी उन्होंने दिया था, डिड नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द कंटेस्टेड प्रॉपर्टी कि भाई वो शेयर्ड हाउसहोल्ड हो या नहीं, कौन उसका मालिक है, उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं था। ठीक है, उन्होंने स्नेहा के राइट्स कौन से एक्ट में समझे, उन्होंने स्नेहा के राइट्स समझे डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, प्लस इंटरप्रेट किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केस, दैट इज द व्हाट इज शेयर्ड हाउसहोल्ड। ठीक है, शेयर्ड हाउसहोल्ड को उन्होंने डिफाइन किया, इसीलिए हम ये सारा केस हुआ, और यही इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में उन्होंने शेयर्ड हाउसहोल्ड को समझाया। ठीक है, अपीलेंट फाइनली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि दे वर अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट कि ये क्या हुआ। ठीक है, कि भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके राइट समझ रहे हैं, तो दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का पूरा समझा। ठीक है, उन्होंने भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को समझा। ठीक है, कि भाई क्या है और उसके क्या राइट्स हैं, और ये फाइनली उन्होंने डिसाइड किया दैट शी हैज द राइट टू रिसाइड इन द हाउस एज द सेम कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड हाउस। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन में है उसमें ये आ रहा है, एंड शी हैज द राइट टू रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो फाइनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड हाउसहोल्ड, जो कोर्ट ने हमें समझाया। ठीक है, और कोर्ट ने अपने ही केस को ओवर रूल किया। ठीक है, और समझाया कि शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और ये बोला कि जो शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन है इज एग्जॉस्टिव एंड नॉट एन्यूमरेटिव।
ठीक है। और फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी कंसीडर्ड एज अ शेयर्ड हाउस होल्ड, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि या तो वो ओन्ड हो या को ओन्ड हो या रेंटेड हो। ठीक है। किस अगर हस्बैंड की है, ओन्ड है, को ओन्ड है, रेंटेड है, तो दे हैव द राइट टू रिजाइड। ठीक है। एट एनी स्टेज ऑफ अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप उसके पास राइट है कि वो वहां रह सकती है। ठीक है। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओन और रेंट द प्रीमाइसेस, ठीक है, और वो ज्वाइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं तब भी उसके पास राइट है उसमें रहने का। ठीक है। शेयर्ड हाउस होल्ड को ज्वाइंट फैमिली के साथ भी अगर कोई हिस्सा है उसमें भी उसे शामिल किया गया है। ठीक है। प्लस कोर्ट ने ये भी कंक्लूड किया दैट लेजिस्लेचर का क्या ऑब्जेक्टिव था अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है। वो भी समझा कि शेयर्ड हाउस होल्ड को इंटरप्रेट किया कि भले जॉइंट फैमिली है, रेंटेड है, ओन्ड है, को ओन्ड है, कुछ भी है, द वुमेन हैज द राइट अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। And that's why this particular case is important, but because it gave the reason, it gave the understanding that what is a shared household. Now, next we will be talking about, I hope up till now it is clear to all of you. Any problem to anyone, you can message me and we can deal it in the next week. So now, in the next topic that we will be discussing today is about the Consumer Protection E-commerce Bill, E-commerce Rules 2020. Now, in 2020, when it came, we see that Consumer Protection Act up till now, it was not dealing with the e-commerce, like because of pandemic and because of the growing e-commerce industry. ठीक है। Now mostly we are buying things on. Earlier it was not the case. ठीक है। पहले हम मोस्टली चीजें खुद से जाके खरीदते थे। तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, ठीक है, उस समय ई कॉमर्स का कोई रूल नहीं था, एंड दैट्स व्हाई हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स वाला पार्ट कभी था ही नहीं कि अगर ई कॉमर्स में कोई सामान आया, आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया है, आपके अमेजोन से बनाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया, तो उससे क्या हो। तो इसीलिए 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स के, ओके, मेन आइडिया वाज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि भाई उनके साथ कुछ गलत ना हो, कुछ सामान गलत आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो सब कुछ उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ ई कॉमर्स के लिए करा। अभी तक दो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि ई कॉमर्स के लिए है या नहीं, लेकिन केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है कोर्ट्स जो थे वो सुन रहे, लेकिन अब दे ड्राफ्टेड द रूल्स स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स. So these rules are applicable to all goods and services. ठीक है, गुड्स के लिए भी या फिर आपने किसी सर्विसेज के लिए भी अगर ई कॉमर्स अगर यूज किया है, लाइक सपोजिटली बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज योर अर्बन क्लब. Okay, we use that for services. And if you are aggrieved by any of the services or any of the goods that you have bought, ठीक है, तो these particular rules, e-commerce rules will be applicable on them. Now, all these models of e-commerce, okay, that includes your marketplace, then inventory models of e-commerce, ठीक है, all these e-commerce retails जो है वो सब कुछ इसमें include होगा, including multi-channel, single brand retailers, single brand retailers and single or multiple formats, ये सब लोग e-commerce की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि कुछ लोग अपना अलग अलग भी चलाते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल वेबसाइट्स बनी हुई हैं, कितनी सारी कंपनीज की अपनी अलग वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो वो सब लोग भी इस ई कॉमर्स रूल्स के अंदर आएंगे। लाइक देयर आर ऑर्गेनाइजेशन सच एज योर शॉपर्स स्टॉप, H&M वगैरह, उनकी खुद की अपनी साइट्स, तो वो लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। नाउ रिसेंटली क्या हुआ, e-commerce rules, so they drafted in 2020, but recently what happened, India planned to tighten these rules. These e-commerce marketplaces, like if we talk about Amazon and Flipkart, ठीक है, they have proposed several amendments to these rules, कि इन rules में कुछ amendments होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्यों आया, ये ध्यान में क्यों आया कि हमें ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, ताकि this decision was taken following the complaints from small businesses.
ठीक है, जो छोटे बिजनेसेस हैं वो हैं, उन्होंने कंप्लेंट की कि ये जो आपका फ्लिपकार्ट है या फिर आपका अमेजोन है, ठीक है, दे वर अक्यूज्ड दैट दे आर मिसयूजिंग द मार्केट प्लेस, ठीक है, उनकी डोमिनेंस है। वी हैव अ कंपटीशन एक्ट इन इंडिया, ठीक है, जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी एक जने की जो होती है दे शुड नॉट बी डोमिनेंट, और वो किसी एक जने की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो गए, उन्होंने बोला कि ये जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, दे आर मिसयूजिंग द मार्केट, क्योंकि वो इतना इतना सेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ऑल ऑफ अस नो कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, नेक्स्ट लेवल सेल है, तो ऑब्वियसली पीपल विल बाय फ्रॉम देयर, ठीक है, उतना सेल मिल रहा है सब कुछ, ठीक है। और उन्होंने बोला कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन आर बीइंग, these particular places are being investigated by Competition Commission of India, क्योंकि they are abusing their market dominance. So this particular investigation was done in Competition Commission of India. They focused on deep discounting practices, ठीक है, और उन्होंने बोला कि it should not be allowed, it is wrong, it should not be done. Okay, so this particular decision was taken following the complaints from small businesses, small business houses है, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है आपका काफी कंप्लेंट की थी। Now, so what are the new proposed rules? ठीक है, उन्होंने अमेंडमेंट के लिए रूल्स वगैरह क्या प्रपोज किए? फर्स्टली they said that to curb these flash sales, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, to limit these flash sales, so government will be limiting that इससे ज्यादा सेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज that it does not ban conventional e-commerce sales, e-commerce flash sales, ठीक है, but some specific flash sales और back to back sales, ठीक है, कि भाई एक ऐसा नहीं कि एक एक जने का ही हो रहा है, बैक टू बैक जो सेल्स हो रही है उन्हें, कि अभी ये दिवाली धमाका पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है, ताकि वो जो स्मॉल बिजनेस है उन्हें, उनको भी कवर अप करने का मौका मिले, उन्हें भी कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका मिले, ठीक है। बिकॉज दीज पर्टिकुलर सेल्स जो कर रही थी वो क्या कर रही थी, दे वर लिमिटिंग द कस्टमर्स चॉइस, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्राइस एंड प्रिवेंट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड will not be allowed, ठीक है, लिमिट कर रहे हैं कि भाई बार बार आप जस्ट बिकॉज देयर इज अ सेल आप जाके सेल के आइटम्स ही देखने की कोशिश कर, ठीक है। प्लस दिस सेड दैट दीज ई कॉमर्स फॉर्म्स जो हैं उन्हें स्टैब्लिश करना होगा एक एडिक्वेट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए समझा था कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, वैसे ही इन कॉमर्स फर्म्स को भी एक दिक्कत है किसी कस्टमर को या किसी पॉलिसी दिक्कत है, तो who will take? बोले मैंने वहाँ अपॉइंट किया है यूएस में, नहीं, हमें Okay, so we were talking about the e-commerce rules, the amendments that has been proposed in these new rules which came in 2020. Okay, so now what are the proposed rules are to limit this flash sales और back to back sales, जो आपके जो बड़े जो हैं जैसे Amazon हुआ, Flipkart हुआ, और ये आपका Reliance Smart हुआ, ये सब इनको कंट्रोल करना, प्लस टू एस्टैब्लिश एन एडिक्वेट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ताकि कोई भी अगर रिड्रेस है, कोई भी ग्रीवियंसेस है, तो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच किया जा सके, दे शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, एंड प्लस ही विल सर्व एज अ नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, कि भाई जिन्हें कोई लॉ एनफोर्स करना है वो करना। सो विद ऑल दैट दीज पर्टिकुलर रेजिडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स, ही विल बी डीलिंग विद ऑल दीज इश्यूज। और यही नए रूल्स, नए अमेंडमेंट्स जो है उन्हें प्रपोज किया। So these were the new things. I hope it is clear to all of you. Now, if we see, next we will be talking about the malicious prosecution. What is malicious prosecution? What do we understand by the term malicious prosecution? Now, this particular term, malice, ठीक है, it means common parlance, ठीक है, या फिर जिसे हम बोलते हैं ill will against a person, ठीक है। तो malicious prosecution को if we divide, malice means an ill will against a person, ठीक है। अगर हम उसे legal sense में समझें तो it refers to a wrongful act done intentionally, ठीक है। It is a wrongful act that is done intentionally without just cause or excuse. अब let us understand this concept of malicious prosecution with an example, ठीक है। A is a person, okay. A is a person, B is a police officer. B comes and asks A that an offense has been committed, a murder has been committed on the sixth floor of this particular building. Do you have any idea about it? Okay, B is a police officer, he was inquiring, so he asked A also that do you have any idea यहाँ पे sixth floor पे किसी का murder हुआ है? So do you have any idea? Then A doesn't know anything about the murder. Okay, he is not even sure what is happening, what is not. But still, he has some malicious, he has some ill will against C. Okay, who lives on the same floor. Okay, who lives on the sixth floor. So A intentionally tells B, the police officer, that I don't know about the murder of D, but I know that C and D are not in cordial terms with each other, and it might be a possibility that C is behind D's murder. Okay, so even though he knew that C has not done anything, but still, just because he was having some ill will against C, so he said he misleaded the police officer that C might be behind D's murder. Now, this is malicious prosecution when you are trying to do an act intentionally without just cause or excuse. Just because you don't like that person, just because A doesn't like C, उन्होंने पुलिस ऑफिसर को क्या बोला that C might be behind these murders, C might be responsible for these murder. I don't think they have good relations with each other just because of. So here it is same. This term malice, ठीक है, it means ill will against a person. When you have an ill will against a person, and in the legal sense, it refers to a wrongful act done intentionally. ठीक है, कोई wrongful act जो आपने intentionally किया है, जिसके लिए there is no justification, there is no proper excuse. And this term, if we see prosecution, I hope malicious is clear to you. And prosecution is means any proceeding in a court of law, ठीक है, कोई legal proceeding वगैरह होना. So in all, this malicious prosecution, this whole terms means a prosecution on a charge of crime, ठीक है, जो कि willful है, wanton है, reckless है, ठीक है। Just because you have some ill will against a person, तो आपने unnecessarily उसको उसके पीछे आप पड़ गए. So this is your malicious prosecution. I hope it is clear to you. I hope it is much more clear with the example. Now, what are the elements? What are the essential elements of malicious prosecution? First is the defendant started the prosecution. ठीक है, defendant has to show, defendant has the burden of proof to prove that that this particular person has done wrong. ठीक है, वो उसके पीछे है, उसने गलत किया है, ये प्रूफ करना उसकी जिम्मेदारी. ठीक है, ये तो ये होना चाहिए डिफेंडेंट इज अंडर क्वेश्चन. डिफेंडेंट स्टार्टेड द प्रोसिक्यूशन, उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मुझे इंसान पसंद ही नहीं करता है, इसलिए मेरे लिए सपोर्ट है. नेक्स्ट इज विदाउट एनी रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज.
देयर शुड नॉट बी एनी रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज, ठीक है, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई रीजन है तो ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ होगा, तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए, कोई कॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द डिफेंडेंट एक्टेड विद मैलिशियस इंटेंट, ठीक है, आपका इंटेंशन खराब है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, कोई रीजन नहीं है जिसके पीछे आपने बोला, बस आपको वो इंसान पसंद नहीं है, आपको अपनी खुन्नस निकालनी है उससे पर्सन से, इसीलिए आपने ये काम किया, ठीक है। सो द डिफेंडेंट एक्टेड विद मैलिशियस इंटेंट, ठीक है, कि भाई यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए ने बी के लिए कहा कि लाइक इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ योर मी टू मूवमेंट, ठीक है, काफी लोगों पे मी टू मूवमेंट के समय में एलिगेशंस लगे थे, ठीक है, काफी एक्टर्स पे एक्ट्रेसेस ने लगाए थे आपके, या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये सब लगे। अब क्या हुआ इसके अंदर, जब ये सब कुछ इस तरीके की चीजें हुई, तो if we see A was a director, ठीक है, B was an actress, B ने एक के ऊपर लगाया कि भाई this person has committed sexual abuse with me and everything, ठीक है। जब B ने A पे ये सब लगाया तो A ने उसके अगेंस्ट में केस किया ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि because the actress has ill will against me, because I haven't given that actress a proper role, that's why she is stating that I have committed some kind of sexual abuse with her, but this is not the case, okay। So here now the duty is of the this of the person, ठीक है, आपने जिसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया, ये प्रूव करना कि क्यों मुझ पे इस तरीके का केस हुआ था, ठीक है, मेरी ड्यूटी है कि क्या रीजन था, क्योंकि मैंने इस पर्सन को जो है वो जॉब नहीं, वो ढंग से रोल नहीं दिया था, इसलिए। सो कोई कॉज नहीं है, कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है मुझ पे सेक्सुअल अब्यूज का केस करने का। दूसरा, मैलिशियस इंटेंट क्यों है ये समझाया, क्योंकि मैंने प्रॉपर रोल नहीं दिया था पिक्चर में, इसीलिए मैलिशियस इंटेंट था, इंटेंशन ये था पीछे करने का। प्लस प्रोसिक्यूशन शुड बी टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, यानी जिसने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया है, इट शुड बी, द डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, कि ये प्रूफ हो गया कि ये सब जो काम था वो मैलिस, जो आपका इंटेंशन था वो गलत था, वो इलविल था, इसीलिए आपने ये केस किया। एंड लास्टली इज दैट प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी, ठीक है, प्लेंटिफ को कुछ डैमेज हुआ, ठीक है, कुछ इंजरी हुई, भले ही वो रेपुटेशन की हुई मगर हुई। So plaintiff suffered such kind of damage or any kind of injury as a result of this particular prosecution, भले ही वो आपकी image के लिए हुई, भले ही वो आपकी reputation के लिए हुई, but हुई। Now next we will be talking about the few doctrines that are part of our Indian Constitution. I hope this thing is clear to you, because this word I just skipped it. It is there in your tort law, okay, malicious prosecution. I just skipped that part, so that's why I took up it. I tried to explain you this particular term, that what do we mean by malicious prosecution. Now next is the few doctrines that are part of our constitution. One of the doctrine was the doctrine of basic structure, which I have already discussed with you in the last class, that what are the basic features of the Indian constitution, okay, and the power to determine these basic features is with the judiciary. Judiciary has the power to determine what comes within the ambit of the basic structure. Now, next is the doctrine of colorable legislation. The famous line that we listen for the colorable legislation is, what cannot be done directly cannot also be done indirectly. Yani ki it is based upon the doctrine of power of separation of powers की अगर हम बात करें, we know that there is a division of power, who can make laws, who cannot make laws, okay, and on what matters state can make laws, on what matters center can make laws, okay, there are three lists.
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट बताती है आपका कि सेंटर किसके लिए लॉज बना सकता है, स्टेट लिस्ट बनाती है कि स्टेट कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकता है, एंड सिमिलरली इन कॉन्करेंट लिस्ट बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बात कर रही है, ठीक है, कि जिसके पास जो पावर्स हैं, जिस तरीके से पावर्स डिवाइडेड है, उसी तरह से हमें लॉज जो है वो बनाने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने बोला है दैट द लेजिस्लेचर जो है, and a legislature does not have the right to make law upon a particular subject but indirectly makes। ठीक है, आपके पास डायरेक्टली वो पावर नहीं थी, बट आपने इनडायरेक्टली कुछ कुछ चेंजेस किया और फिर उस चीज के रिलेटेड लॉ बना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि what cannot be done directly cannot also be done indirectly, that things which you cannot do directly, which are not within your jurisdiction, which are not within your ambit, then you cannot do that particular acts indirectly, so कि आप indirectly भी वो सब काम नहीं कर सकते। Now the court has laid down certain test for discovering कि भाई there is some colorable legislation or not, is there any power which has been exercised by the legislature which the legislature was not having. So what happened, what was held in this particular, what was understood by this particular doctrine is, कोर्ट ने बताए टेस्ट कि हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ कलरेबल लेजिस्लेशन है और कहाँ नहीं। So the court must not look into its form or the label, but the substance of the law। ठीक है, जो लेजिस्लेचर ने दिया है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से हम लॉ बना रहे हैं, ठीक है, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, देन next is the court must look at the object as well as the effect of law, that what will be the object and what will be its effect. Okay, then the legislature proceeds under a legislative plan। ठीक है, क्या प्लानिंग थी, क्या स्टैट्यूट बनने वाला था, क्या स्टैट्यूट का फोकस था, और उस हिसाब से ही वो बनाए। So this is your doctrine of colorable legislation, which talks about how the laws, who has the power to make laws, they make sure that about the balance that needs to be maintained between the different components. Okay, and the basic thing which you need to remember, what which can come in your exam, the question which can come in your exam is, they can give you this statement, what can be done directly cannot also be done indirectly, it relates to which doctrine, then the answer will be your colorable legislation। ठीक है, इसका मतलब होगा कलरेबल लेजिस्लेशन, जहाँ पे हम ये बात समझ रहे हैं कि इट टॉक्स अबाउट द बैलेंस। ओके, बैलेंस, इट ट्राइज टू मेक अ बैलेंस कि जिसके पास जो पावर्स हैं जिससे रिलेटेड लॉ बनाने की, वो ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाए। ऐसा नहीं दैट आई डोंट हैव द पावर, आई डोंट हैव द जुरिसडिक्शन, बट आई ट्राइज टू फाइंड अ लूप होल in the system and makes a law indirectly, so that will be wrong, and it will attract this doctrine of colorable legislation. Now next doctrine is doctrine of harmonious construction. What they are saying in this particular doctrine is that when we read a law, ठीक है, when we read a provision in a statute, it should not be read alone। मीनिंग आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ते हो किसी एक्ट का, या कोई भी प्रोविजन पढ़ते हो, तो हमें उसे अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट। Okay, what is the basis, what is the aim that the legislature wanted to achieve by enacting this particular statute। ठीक है, अगर हमें ऑब्जेक्टिव पता होगा, फिर हमें वो पर्टिकुलर प्रोविजन पढ़ना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे अबाउट द बेसिस, अबाउट द objective, about the aim। ठीक है, so that's what they are saying here, that a particular statute, that a particular act should not be interpreted or construed in isolation। ठीक है, but as a whole। ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर स्टैट्यूट में कोई प्रॉब्लम भी है, कोई इश्यू भी है, कोई प्रोविजन हमें हटाना भी है, तो उसके लिए भी हमें पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उस एक्ट का क्रक समझ पाएंगे, तभी हम उसका ऑब्जेक्ट समझ पाएंगे, तभी हम उसका एम समझ पाएंगे। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन, इट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन द वेरियस लिस्ट जो है,
हमारा जो शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स विद द 3 लिस्ट, ओके, जो भी मैंने डिस्कस की अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम एक हार्मनी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली द इशू इज रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, बोथ स्टेट एंड द सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू इट, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट कि सेंटर ने भी बनाया, स्टेट ने भी बताया, तो फिर किसका लॉ जो है वो प्रिवेल करे। तो इन दैट केस ऑब्वियसली सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है, सेंटर हैज मोर पावर, बट स्टिल व्हाट दे आर सेइंग इज दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट मेड लॉ एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट, सेंटर इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉ मेड बाय द स्टेट, इन दैट केस क्या होगा, सेंटर को पूरा लॉ पढ़ना चाहिए, पूरा एक्ट पढ़ना चाहिए, नॉट जस्ट द वन प्रोविजन, ठीक है। और इसीलिए देयर इज अ केस सीआईटी वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताए थे, ठीक है। वो 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्यों बताए थे, ताकि कोर्ट जो है वो अवॉइड कर सके किसी भी तरीके का क्लैश, ठीक है, इन रिलेशन टू एनी ऑफ द प्रोविजन, ठीक है, कि कोई भी प्रोविजन है उस पर कोई भी डिस्कशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्लैश है उसे हम अवॉइड कर सके। सो द प्रोविजंस ऑफ द 2 सेक्शंस, ठीक है, कैन नॉट डिफीट ईच अदर अनलेस द कोर्ट, ठीक है, इज अनेबल टू फाइंड अ वे, ठीक है। अगर 2 प्रोविजंस हैं, ठीक है, 2 सेक्शंस के, तो हमें ऐसा नहीं है दोनों को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, हमें दोनों को साथ पढ़ना पड़ेगा, पूरे एक्ट को साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी हम जो 2 प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से कुछ इशू अराइज हुआ है उसे सॉल्व कर सके, ठीक है। अगर हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हम पूरे एक्ट का ऑब्जेक्टिव, पूरे एक्ट का एम जो है उसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। So like the first 2 lines in every statute, it talks about the object of that particular statute, कि उस particular act का, उस particular statute का objective क्या है, ठीक है। Plus if we are talking about this word harmonious, ठीक है, to harmonize, इसका मतलब क्या है, not to destroy any statutory provision, ठीक है, ना ही हम किसी provision को pointless बनाना चाहते, ठीक है। We need to understand the meaning, we need to understand the objective behind it, and then only we can understand it, then only we can explain and elaborate the meaning behind this harmonious construction. Now next is the doctrine of eclipse that is provided to us under Article 13 subclause 1 of the Indian Constitution. Now what is doctrine of eclipse, ठीक है। अगर आर्टिकल 13 की मैं बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 13 talks about 2 things, ठीक है, about 2 periods, that is pre-constitutional period and post-constitutional period. Now here what they are saying is that any law which is made, okay, any law which is made in part 3 of the constitution, okay, so and if it is in contravention of part 3, it will be declared as what, यानी कोई भी लॉ जो हम बना रहे हैं, ठीक है, if it is not in accordance with the part 3 of the constitution, ठीक है, उसमें नहीं है उसके accordance में, then it will be declared as what, ठीक है, any rule which interferes with the fundamental rights is invalid. Now Article 13 subclause 1 is talking about 2 things, that is pre-constitutional and post-constitutional. So if we talk about pre-constitutional, we talk about laws which were in existence even before the commencement of the constitution. Okay, so the time जब constitution था भी नहीं existence में, उस समय laws थे, लेकिन as soon as the constitution came into being और constitution के accordance में वो sections नहीं रहे, वो provisions नहीं रहे, तो उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें repeal कर दिया जाएगा। दो वो पहले थे, ठीक है, पहले से एनफोर्समेंट में थे, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया और ये देखा गया कि ये जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स में नहीं है, तो उन्हें वहां से हटा दिया, ठीक है। प्लस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद जो भी लॉज आए वो तो उन्हें देखा ही जाता था कि वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट 3 और नॉट, तो अगर वो नहीं है उसके अकॉर्डेंस में तो उन्हें भी नल एंड वॉइड कह दिया जाता। अब ये काम क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का, व्हाई वी आर रीडिंग, सो दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स मींस that an existing law
ठीक है, कोई भी एग्जिस्टेंस लॉ है, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद अ फंडामेंटल राइट, अगर वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डेंस में नहीं है, ठीक है, तो वो इनऑपरेटिव तो हो ही जाता है, उससे हम ऑपरेट नहीं कर सकते, उसे हम एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं होता, इट गोज इनटू अ डोरमेंट पोजीशन, मतलब भले ही हम उसे लागू नहीं कर सकते, भले ही हम उसे हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक ठीक है, लेकिन इट कैन नॉट बी एलिमिनेट, ठीक है, तो वो एक्लिप्स में चला जाता है, उसे डोरमेंट में उसे कवर कर लेता है नया, ठीक है, इसलिए इट इज एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हम इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है, बाद में अगर कभी ऐसा लगता है कि वो जो प्रॉब्लमेटिक पोर्शन था उसे हम हटा सकते हैं तो उसे हम हटा सकते हैं, सो दैट द एक्लिप्स वेनिशेस, ठीक है, और उसको हटाते ही वो पूरा का पूरा लॉ हम वापस एनफोर्समेंट में ला सकते हैं। Now, the first case which dealt with this particular doctrine was the case of Bhikaji versus State of Madhya Pradesh. ठीक है, और इसमें यही बोला गया था कि जो पर्टिकुलर लॉ को हम void कह देते हैं, it is not entirely dead. ठीक है, by amending the constitution later on, constitution में कोई amendment आया और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी उस समय उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हम उसे हटा सकते हैं, तो हम उसे वापस से एनफोर्समेंट में ला सकते हैं और वो एक्लिप्स जो है वो चला जाए, ठीक है, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए वो लॉ जो होता है वो डोरमेंट पोजीशन में जा सकता है, उसके बाद अगर अमेंडमेंट के बाद उसमें कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं, तो दिस इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। नाउ नेक्स्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी? अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, इफ देयर इज एनी ऑफेंडिंग पार्ट इन दी स्टैट्यूट, ठीक है, हम स्टैट्यूट के अंदर पूरा स्टैट्यूट पढ़ते हैं, पूरा एक्ट पढ़ते हैं, उसमें से अगर हमें कोई भी प्रोविजन है या प्रोविजन के अंदर कोई भी वर्ड भी है जो हमें लगता है कि इट इज नॉट गुड, इट इज ऑफेंडिंग, it is not in accordance with the laws, it is not in accordance with the constitution, तो दो चीजें होती है, या तो हम वो पर्टिकुलर प्रोविजन ही हटाएं सिर्फ, ठीक है, या फिर वो पूरा का पूरा एक्ट हटाएं। अब ये सब चीजें हमें पता पड़ती हैं आफ्टर रीडिंग द होल स्टैट्यूट, ठीक है, sometimes the whole statute is linked, all the provisions in a particular statute are linked to each other in such a manner, in such a way कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, हम उन्हें सेवर नहीं कर सकते। उस केस में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते, किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन को अलग नहीं कर सकते, पूरा का पूरा जो स्टैट्यूट है इट विल बी डिक्लेयर्ड एज void, but there are certain chances when only the problematic portion can be segregated, can be severed, उसे अलग कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, only that part of that particular act will be removed and the act will be operatable, ठीक है, उसको हम it will be operative. But Supreme Court has summarized this doctrine, okay, and what they are saying, what Supreme Court is saying is that if the valid and the invalid provisions cannot be separated, if we cannot separate it, then the entire act will be invalid. But if those portions can be separated, then the actual part, the valid part can be operative as a whole, ठीक है, उसे हम ऑपरेशन में ला सकते हैं. Then next is when the valid and invalid parts are independent, ठीक है, they do not form a scheme, ठीक है, लेकिन after omitting the invalid part, what is left would be entirely different, ठीक है, तो उसे इनवैलिड मतलब हम कितना सेपरेट कर सकते हैं, उसे सेपरेट करके समझ सकते हैं या नहीं, और वही हम समझेंगे कि what part can be separated, what part cannot be, and that's what Supreme Court is trying to explain us, that where the valid and the invalid parts are independent, ठीक है, they are not related to each other and they do not form a scheme, लेकिन जब हम इनवैलिड पार्ट को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, पार्ट, what would be left would be entirely different from what emerged from the legislature. यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एक हमने पूरे स्टैट्यूट का पूरे एक्ट को साथ लेके समझा, एक हम अलग करके समझ रहे हैं. So if after excluding the invalid portion, ठीक है, what remains cannot be enforced, ठीक है, तो भी पूरा का पूरा एक्ट जो होगा वो इनवैलिड होगा.
अगर आप बोल रहे हो कि ये जो पूरा एक्ट हमने करा, ठीक है, पूरा एक्ट जो हमने एनफोर्समेंट में लाया, इट कैन नॉट बी वैलिडेटेड, वो सही नहीं है, तो वो ठीक है। if the invalid part is separate in its operation from the other parts, ठीक है, अगर उसे हम सेपरेट करें, then only the invalid part is so declared, ठीक है, the rest will be operate, ठीक है। and the effect of the application of the doctrine is that the act is void in part, ठीक है, कुछ एक्ट के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स वॉइड है, उन्हें हटा दिया जाएगा, ठीक है, और जो वॉइड नहीं है उसे हम लागू कर देंगे। सो इन शॉर्ट इट विल बी, यू हैव टू गो थ्रू द होल एक्ट, you need to determine which part is operative, which part is not, like which part is valid, which part is invalid, ठीक है। अगर वैलिड पार्ट और इनवैलिड पार्ट को हम अलग कर सकते हैं तो कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो इनवैलिड पार्ट है इट विल बी नॉट ऑपरेटिव, उसे हटा दिया जाएगा, और जो ऑपरेटिव पार्ट है, ठीक है, उसे हम लागू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड क्या होगा, ऑन द अदर हैंड व्हाट वी विल सी, अगर ऑपरेटिव पार्ट और इनऑपरेटिव पार्ट को सेवर नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पे अलग नहीं किया जा सकता, उस केस में क्या होगा, अगर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, फुल एक्ट विल बी हेल्ड टू बी वॉइड, पूरा का पूरा जो एक्ट है वो उसे हम वॉइड कर देंगे, और इट वोंट कम इनटू दिस। सो दीज आर दी डॉक्ट्राइन्स, ठीक है, जो हमने पढ़ी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीजों के अलग होने की, कि भाई स्टैट्यूट का कोई भी प्रोविजन ऐसा है which is not in accordance with the Indian constitution, then either that part should be removed, or if that part cannot be removed, then the whole act will be held to be void। उसके अलावा हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, which talks about that the laws, okay, which are not in accordance with the constitution, okay, then obviously they are not operative, that cannot be operative, they will become inoperative, but they will lie somewhere in the dormant position, and कुछ समय बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट आता है, और उस अमेंडमेंट के बाद जो वो लॉ है वो इनऑपरेटिव नहीं लिया जाता, और उसे हम ला सकते हैं ऑपरेशन में, तो वो उसे हम लेके आ सकते हैं, इट बिकम्स वैलिड। तो दिस इज एक्लिप्स, उसका एक्लिप्स हट जाता है, ठीक है। और ये पहला केस इसमें जो था वो था भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, एंड दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स डील्स विद आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। Now, इससे पहले हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, दैट द whole statute should be interpreted together. We should understand first the objective, the aim with which the legislature came up with this particular act, कि उन्होंने क्या aim था, उसकी वजह से इसे पूरा जो law है उसे बनाया, क्यों बनाया ये समझेंगे, पूरा act समझेंगे कि क्या reason था, because of which they came up with this. Then we talked about doctrine of colorable legislation. For this, it is very important that you remember this term. What cannot be done directly cannot be done indirectly. Yani, though every authority has their jurisdiction, has the power to do certain act and not to do a certain act. So here what they are saying is, this particular doctrine of colorable legislation, it says that every authority has their jurisdiction, has the power to do a certain act and not to do a certain act. So we cannot do this thing कि मेरे पास कोई पावर नहीं है तो मैंने इनडायरेक्टली उस चीज का काम कर दिया, इट विल बी रॉन्ग, इट वोंट बी वैलिड, ठीक है। सो व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, जुरिसडिक्शन नहीं है मतलब नहीं है, आप कुछ सिस्टम में लूपहोल देख के उसके लिए लॉस वगैरह फ्रेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए कोर्ट ने डिटरमाइन किए थे टेस्ट, ठीक है, द कोर्ट मस्ट नॉट लुक इनटू द फॉर्म और द लेवल, ठीक है, बट द सब्सटेंस ऑफ द लॉ जो लेजिस्लेचर ने दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखना चाहिए, ठीक है, क्या प्लान है, कोर्ट मस्ट रीड ऑल द स्टैट्यूट लेना चाहिए। Then we talked about the doctrine of basic structure. Basic structure is your
is determined by the judiciary, that what are the elements which are part of the basic structure of the constitution, वो सब उन्हें determine करना पड़ेगा, वो सब हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें बोली थी, जैसे आपकी डेमोक्रेसी हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, सेक्युलरिज्म हो गया, रिपब्लिक गवर्नमेंट हो गया। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which cannot be changed, which cannot be amended by the parliament। उसके लिए हमने उसके केस लॉज भी डिस्कस किए थे, ठीक है, जैसे लाइक केस लॉज रिलेटेड टू योर केशवानंद भारती का केस, ठीक है, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम द इशू बिफोर द कोर्ट वाज कि भाई the issue before the court was ki to determine ki whether parliament has the unlimited power to determine the basic to amend the constitution, कितनी पावर होती है, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं। तो उस केस में, केशवानंद भारती के केस में, उन्होंने बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर की, और ये बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, और ये भी बोला था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती है, दे हैव टू अबाइड बाय दिस बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। देन वी टॉक्ड अबाउट योर एसआर बोम्मई केस, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि the governor and the president, they do not enjoy the absolute power in relation to emergency, in relation to the powers that has been determined by the that has been determined by the article 356 of the constitution कि वो कभी भी president rule impose कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। Next we talked about the Maneka Gandhi case, that was the first case we gave a broader aspect to the राइट दिया गया था, और इसीलिए पहली बार इस केस में आर्टिकल 21 को काफी ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ समझा गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स, उनको हमने समझा था, ठीक है, व्हाट आर दीज ई कॉमर्स रूल्स, पहले क्या थे, किस फोकस के साथ आए थे, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे, ठीक है। नाउ ऑल दीज ई कॉमर्स, योर ऑनलाइन शॉपिंग एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, ठीक है। पहले नहीं थे, पहले हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, बट कोई भी, पहले हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था, कोई भी ऐसा रूल नहीं था जो स्पेसिफिकली आपके ई कॉमर्स से डील कर रहा, ठीक है। ई कॉमर्स यानी ऐसा कोई भी हो, ऐसा कोई भी आपका चीज जो आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे आपके अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उससे खरीद रहे हो। दो पहले भी इश्यूज होते थे तो उसको आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखता था, लेकिन अब क्या हुआ है, ये ई कॉमर्स रूल्स बन गए हैं, ठीक है। ई कॉमर्स रूल्स 2020 बन गए हैं, ठीक है, जिनका मेन एम है कि हम लोगों को बचा सकें फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन ये रूल्स बनाने के बाद भी रिसेंटली ये खबर में क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फर्दर इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए कि ये सब जो सेल चलती है ना आपके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वगैरह, उनको हम कर्व कर सकें। ये बैक टू बैक सेल है, वो गलत है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो इससे काफी अफेक्टेड है, वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। प्लस व्हाट दे आर सेइंग कि हमें एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना चाहिए, यानी अमेजोन और फ्लिपकार्ट को अपने पास एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, जो अगर कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उससे डील करेगा। और यही सब हमने पढ़ा है आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स के बारे में। फिर हमने बात की थी आपके इस केस की, जो कि सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा। इस केस में पहली बार बात की गई है, इंटरप्रेट किया है द टर्म शेयर्ड हाउसहोल्ड, ठीक है, कि जो वाइफ है या वो है कि आफ्टर डिवोर्स या कुछ क्रुएल्टी का केस हो जाता है तो उसमें वाइफ हैज द राइट टू लिव इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड, ठीक है, उसके पास राइट है कि वो रह सकती है। इस केस में इंटरप्रेट किया है अबाउट द मीनिंग ऑफ शेयर्ड हाउसहोल्ड, दैट व्हाट इज शेयर्ड हाउसहोल्ड।
ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है अगर कोई पूछ लेता है कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, हम उसे कैसे समझेंगे? तो वो केस है आपका सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा, उसके अंदर आपको ये डायरेक्ट लिखना। देन वी टॉक्ड अबाउट दीज पर्टिकुलर केसेस। उसके बाद हमने बात की थी आपकी ये प्रशांत भूषण के केस की। ठीक है, कि प्रशांत भूषण, जो एडवोकेट प्रशांत भूषण, आई होप आप सब जानते होंगे, उन्होंने रिसेंटली उन्होंने कुछ बातें करी थी, ट्वीट्स करी थी। वो ट्वीट्स किसके बारे में थे? वो ट्वीट्स थे आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बॉब्डे के बारे में थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है उसके बारे में थे। तो ही ट्वीटेड अबाउट देम, और उसकी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ दोज ट्वीट्स कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट की थी कि भाई आप ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे हो, चीफ जस्टिस के बारे में बोल रहे हो, तो वो गलत है, वो डिग्रेडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है उसे कम कर रहा है। और इसके लिए काफी सोशल मीडिया वगैरह पे भी काफी केस वगैरह चला था, काफी कुछ हुआ था कि ये गलत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ट्वीट किया था, अपनी बात कही थी। आप किसी को अपनी बात कहने के लिए भी उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लगा रहे हो तो वो गलत है। और इसीलिए एट लास्ट कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने फाइन लगाया प्रशांत भूषण पे ₹1 का, और उन्हें कहा कि भाई वो अपना जो फाइन है वो 15 सितंबर 2020 तक जो है बिफोर दैट उन्हें भर देना है। So we talked about these cases. We talked about the landmark judgments related to your basic structure of the constitution, जो कि हैं आपके केशवानंद भारती, मेनका गांधी, SR बोम्मई, ये cases हैं। Please go through these cases. Okay, go through all the classes which I am taking. Okay, because I am taking all the aspects which are important. Then one thing important that I discussed today was about the malicious prosecution, about the term malicious prosecution. ठीक है, कि भाई ऐसा कोई भी है, वो टर्म का मतलब क्या है? हम कोई गंदे इंटेंशन से, कोई बेकार इंटेंशन से कि सामने वाले का मैं बुरा चाहता हूँ, ठीक है, मुझे उसके साथ गलत करना है और इसलिए उसको लीगल प्रोसीडिंग्स में फंसा दे। ठीक है, देन द अदर पर्सन कैन फाइल अ केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि भाई वो तो चाहता ही है, ही इज अगेंस्ट मी, उसका इंटेंशन ही गलत है और इसीलिए मुझ पे वो केस कर। तो दैट इज योर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन विच इज पार्ट ऑफ योर टॉर्ट लॉ। ठीक है, उसके अंदर आई स्किप्ड दिस पर्टिकुलर टर्म दैट व्हाट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इट मीन्स जहाँ पे इट इज अ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मैलिस का मतलब होता है इल विल। ठीक है, इट इज अगेंस्ट अ पर्सन। ठीक है, तो इट रेफर्स टू अ रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली। आपने जानबूझ के पुलिस वाले को गुमराह किया कि ये मुझे लग रहा है इसी ने मर्डर किया है, यही गड़बड़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी उस इंसान से नहीं बनती, तो आप जानबूझ के उस इंसान को फंसाना चाहते हो। ठीक है, उसके बारे में गलत गलत खबरें फैला रहे हो, गलत गलत चीजें बोल रहे हो। ठीक है, तो आपका इलविल है, आपका इंटेंशन खराब। ठीक है, तो दैट इज मैलिस। और प्रोसिक्यूशन मतलब कोई ट्रायल होना, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जाना, वो सब कुछ। तो दैट इज योर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आप गलत इंटेंशन से, सामने वाले को फंसाने के इंटेंशन से जो है आप इस तरीके की बातें या उसको फंसाने के इंटेंशन से उसके बारे में गलत चीजें बोल। तो सामने वाला क्या, किस चीज का केस कर सकता है आप पे? सामने वाला आप पे केस कर सकता है अबाउट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, उस पे क्राइम के चार्ज लगवाना। ठीक है, कि उसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया और ही इज द वन बिहाइंड दैट थेफ्ट। इस तरीके की कोई भी गलत बात उसके बारे में फैलाना जब आप जानते हो कि उसने ये काम नहीं किया। ठीक है, so there is no जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। ठीक है, अगर बिना रीजन के आप उसके अगेंस्ट जो है इस तरीके की बातें कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप उस इंसान को पसंद नहीं करते या यू हेट दैट पर्सन, तो क्या होता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सामने वाला पर्सन आप पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है कि क्यों आप मेरे बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हो, मेरे बारे में गलत ऐसी चीजें बोल रहे हो। ठीक है, so this is your malicious prosecution. I hope this class is clear to all of you. If anyone is having any problem in relation to this class, in relation to previous classes, then we can take up those issues in our coming classes. ठीक है, I'm trying to cover more and more things which might come in your exam.
in next class I will be taking legal maxims जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। लीगल मैक्सिम्स क्या होती हैं? लैटिन टर्म्स होती हैं, ठीक है। लैटिन टर्म जो हम समझते हैं, ठीक है, जो जिनसे हम लॉ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी समझेंगे कि क्यों मोस्ट ऑफ द टर्म्स आर लैटिन टर्म्स, ठीक है। हमने व्हाई वी आर यूजिंग लैटिन लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज legal maxims. Okay, so those are important. These are 100% marks, Latin maxims. क्योंकि क्या होगा, पूरा आपको बस याद करना है, रट्टा लगाना है, and these will come directly. You don't have to put any aptitude or something for that. Okay, so just go through all the recordings and everything, and in case of any problem, I will take up in the next class. Okay, is it clear up till now?